हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने सारे फ्रिक्शंस को डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जितने भी हमारे होते हैं, हमने उसके ग्राफ को देख लिया था, कैसे कैसे फ्रिक्शन हमारा वेरी करता है। अब उसके बाद देख लेते हैं। आइए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या एडवांटेज है फ्रिक्शन के। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो क्या होगा, मतलब फ्रिक्शन के होने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा दोस्तों तो हम जमीन पर चल नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी हमारी क्या होगी, कोई भी हमें अपोजिशन फोर्स नहीं मिलेगा। जब हम पैर रखेंगे, जब हम यहाँ पे पैर रखेंगे तो पैर क्या होगा, हमारा स्लिप हो जाएगा। ये बॉडी रुकेगी ही नहीं दोस्तों, ये आगे स्लिप होती जाएगी, तो चलना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा दोस्तों तो कोई भी बॉडी का किसी भी सरफेस पर रोल नहीं हो पाएगी। तो हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और उसमें हमें क्या होता है, लॉस होता है एनर्जी का। तो अगर फ्रिक्शन है दोस्तों तो हमें एनर्जी कम लगेगी और हम बॉडी को इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रोल करा के रोलिंग फ्रिक्शन की हेल्प से मूव करा देंगे। तीसरा है, अच्छा, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए नेल है, नेल जानते हैं दोस्तों आप लोग, कील, अगर आप कहीं पे आपको कील फिक्स करनी है ना दोस्तों, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कील जो है यहाँ से स्लिप हो जाएगी तुरंत। जो फ्रिक्शन ऑफर करती है हमारी वॉल इस कील पे, उसी के कारण ही हम किसी कील को किसी दीवार पे ठोक पाते हैं। चौथा है, अब बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग सभी लोग देखते हैं, ठंडियों में हम लोग क्या करते हैं, हैंड रब करते हैं, देखते होंगे आप लोग ऐसे ऐसे करके जो हैंड की रबिंग करते हैं, तो इससे क्या होती है दोस्तों, हीट जनरेट होती है, जिससे हमें क्या होता है, वार्म फील होता है दोस्तों। तो वो जो हीट जनरेट होती है ना, उसका भी कारण क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में। तो मोशन हमारा ऐसे होता है, जब हमारा मोशन ऐसे होता है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में काम करता है, जब ऐसे होता है तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में काम करता है। तो इसी मोशन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हीट जनरेट होती है दोस्तों। आइए हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों, हमने अभी देखा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को देखा था, आइए देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। दो तीन डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि बहुत जो कॉमन है, बाकी होते तो बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं। पहला है वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स ड्यू टू द फ्रिक्शनल हीट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स है कहीं पे किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो बॉडीज के बीच में तो हीट जनरेट होती है। अब मशीन्स जो हमारी जितनी भी मशीन्स होती हैं वो वर्क करती हैं, तो क्या होता है, दो पार्ट्स आपस में बार बार रब होते हैं। जब पार्ट्स रब होते हैं हमारे, तो उनके बीच में हीट जनरेट होती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से मशीन पार्ट्स क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद वियरिंग और टियरिंग होने लग जाती है, उसमें कटने फटने लग जाते हैं, उसके पार्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं घिसने लगते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस होता है, इसलिए क्या है, डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का हमारे। ठीक है, अब अगर पार्ट्स हमारे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मशीन में, पार्ट्स में, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लुब्रिकेशन का यूज़ करना होता है। लुब्रिकेंट्स आते हैं बहुत से हमारे, तो उन पे अगर हमें खर्च करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी वर्क जो कि हम उस मशीन के द्वारा कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट होगी दोस्तों वो बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है। तीसरा है कि जिस मशीन से हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो जो एनर्जी हम उस पर दे रहे हैं ना, उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रही है हमारी। तो जो एनर्जी लॉस हो जाती है उसकी वजह से क्या होती है, इफिशियंसी जो मशीन की होती है ना हमारी, वो कम हो जाती है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमें दोस्तों जब कम मिलेगा तो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी जाहिर सी बात है हमारी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे डिसएडवांटेजेस है हमारे फ्रिक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछ लेता है डिप्लोमा में कि क्या क्या होते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो मेनली हमारे 4 बेसिक लॉज हैं फ्रिक्शन के। आइए एक एक करके जानते हैं इनको। पहला लॉ क्या कहता है हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दोस्तों हमारा, वो जो जिस सरफेस पे लग रहा होता है ना, जिस सरफेस पे हमारी बॉडी रखी होती है, उससे जिस सरफेस से कांटेक्ट होता है हमारा, उस पर डिपेंड करता है सरफेस कैसी है। सरफेस अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, दूसरा कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस होती है हमेशा उसके टेंजेंशियली एक्ट करता है। मान लीजिए हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है दोस्तों हमारा, ये मान लीजिए सरफेस है हमारा, तो
तो इस सरफेस की टेंजेंशियल, अब ये सरफेस है हमारी, इस पर टेंजेंट अगर आपको ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? कहीं ना कहीं वो नॉर्मल ऐसे होती है, तो हमेशा क्या होती है, जो सरफेस होती है उसके हमेशा टेंजेंशियली हमेशा काम करता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। थर्ड क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना एरिया कांटेक्ट में है। अगर इतना एरिया कांटेक्ट में है तो भी फ्रिक्शन लगेगा, उतना ही फ्रिक्शन होगा। अगर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है तो भी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा हमारा दोस्तों। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा दोस्तों वो ये है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना हमारा दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के दोस्तों। और इसी लॉ का यूज करते हुए, इस फोर्थ पॉइंट का ही यूज करके दोस्तों, हम जो डेरिवेशन है दोस्तों हमारा फ्रिक्शन का निकालने का, इसमें हम लोग थीटा निकालते हैं, जो कि क्या होता है? फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन जो निकालते हैं वो इसी लॉ को यूज करके ही निकालते हैं। और जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, वो इसी लॉ को यूज करके ही करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे वो सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं आगे डेरिवेशन की तरफ हमारे। दोस्तों जैसे कि हमारा डेरिवेशन है, जो हमारा फोर्थ लॉ था क्या था कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल होता है। जो रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन किसी बॉडी के हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वेट हमेशा नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जाहिर सी बात है अपवर्ड लगेगा, उतना ही लगता है जितना कि हमारा W होता है ना। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन Fs मैक्स। अब यहाँ पे जब भी हम कहीं पे भी बात करते हैं ना दोस्तों फ्रिक्शन की, तो ज्यादातर जो हम बात करते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन की ही बात करते हैं, क्योंकि हम मोशन पे बॉडी की बात तो कर नहीं रहे। बॉडी हमारी रेस्ट में है, तो रेस्ट पे हमारी क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। तो उसी को हम लोग Fs मैक्स भी कह सकते हैं, Fs भी कह सकते हैं, जैसे भी आप डिनोट करना चाहें। तो क्या था? Fs मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जब आपकी प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटाएंगे दोस्तों तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू s। Fs मैक्स इज इक्वल टू म्यू s और n, है ना। तो ये म्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे कोफिशिएंट है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। कि मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू टाइम्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस करके म्यू s इज इक्वल टू Fs अपॉन n हो सकता है। ये म्यू s है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अगर आपको रिलेशन दे रखा है काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, अगर आपसे डायनेमिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो वहाँ पे म्यू s की जगह म्यू k हो जाएगा, और जो Fs लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। बाकी नॉर्मल से डिवाइड वहाँ पे भी कर देंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोस्तों। थीटा, जिसको हम थीटा से नोट करते हैं, उससे एंगल हमारा किसी बीच में होता है? नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है। किसी बॉडी पे अगर हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसके जस्ट अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, फोर्स अप्लाइड हो रहा है डायरेक्शन के, इसके अपोजिट फ्रिक्शन एक्ट करेगा हमारा, ठीक है। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, नॉर्मल को हम ऐसे दिखा सकते हैं अपर डायरेक्शन में नीचे से, ये हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, तो रिजल्टेंट जाहिर सी बात है इसके यहाँ पे ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और रिजल्टेंट जितना एंगल नॉर्मल से बनाता है वही हमारा थीटा जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर इसको ऐसे डिनोट करें हम, ये दो फोर्सेस हो गए हमारे, इसको अगर डाउनवर्ड इसको दिखाते हैं ऐसे, तो दोस्तों ये क्या है? ट्रायंगल लॉ जो है ना हमने पढ़ा था, याद है आपको? क्या कहता है ट्रायंगल लॉ? इफ टू फोर्सेस, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक ये N और एक है Fs। If two forces are shown by the two sides of the triangle, then the resultant will be shown by the third side or the diagonal। तो diagonal वही चीज है, ये R हमारा है यहाँ पे, तो R जितना एंगल नॉर्मल से बनाता है वही हमारा थीटा कहलाता है हमारा दोस्तों। हाँ, अगर यहाँ पे tan थीटा निकाल ले इस ट्रायंगल में देखें, ये थीटा है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा? Fs अपॉन n। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि tan थीटा जो होता है, मतलब कि हमारा म्यू s इज इक्वल टू बी Fs अपॉन n होता है हमारा। ये दोनों रिलेशन है, यहाँ से हम देखें अगर Fs अपॉन n इधर भी है तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू s आ जाएगा। आइए देखते हैं उसके बाद हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम या तो अल्फा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बहुत से बुक्स में आपने देखा होगा अल्फा से डिनोट करते हैं,
और बहुत उसमें 5 से डिनोट करते हैं। तो डिनोटेशन आपके ऊपर है, आप किससे करना चाहते हैं, है ना। मेनली जानते हैं होता क्या एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज दोस्तों हमारा वो एंगल होता है जो कि हमारा इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनाता है, ठीक है। कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये हमारी इंक्लाइंड प्लेन हो गई, सॉरी ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इससे जो एंगल बन रहा है ना, ये फाई, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। और इस इंक्लाइंड प्लेन पे वो एंगल जिस पे अगर हम बॉडी को रख दें, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिस पे अगर बॉडी को रख देंगे तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन होने लगेगी हमारी, ठीक है ना दोस्तों। आइए इसका डेरिवेशन है, देखते हैं यहाँ से। इससे हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमारा जो कहेंगे स्टैटिक कंडीशन, जो ये प्रूफ करेंगे कि थीटा जो होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारी बॉडी है, इंक्लाइंड प्लेन है, फाई एंगल पे इंक्लाइंड है हमारा हॉरिजॉन्टल से, ये बॉडी रखी हुई है हमारी, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है। इस W के अगर ये फाई है दोस्तों हमारा, तो ये भी फाई होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारे ये पैरेलल लाइन से इनके बीच का एंगल है, तो ये बराबर होगा, ये फाई है तो ये भी फाई होगा दोस्तों। उसके बाद हमने इसके W के कंपोनेंट्स कर लिए, अब ये फाई है तो ये W cos फाई हो जाएगा, ये इधर वाला W sin फाई हो जाएगा। अब समेशन fx देख लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, तो s डायरेक्शन में इधर W sin फाई लग रहा है, इधर fs लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है हमारा, तो W sin फाई माइनस fs इक्वल टू 0, fs इक्वल टू W sin फाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकंड है समेशन fy इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो W cos फाई लग रहा है इधर पे और इधर पे n, तो W cos फाई इक्वल टू n हो गया। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए W sin phi upon W cos phi is equal to fs upon n। W यहाँ से हमारा कट जाएगा दोस्तों, sin phi upon cos phi दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, tan phi के। और अभी हमने पीछे पढ़ा था fs upon n क्या होता है, mu s होता है, तो mu s is equal to tan phi हो गया दोस्तों हमारा, है ना यहाँ पे। और पीछे हमने ये भी पढ़ा था जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, यही fs upon n जो होता है वो tan थीटा के बराबर भी होता है, यानी mu s is equal to tan थीटा। तो mu s की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो tan phi is equal to tan थीटा, tan से tan कट गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारा प्रूफ, देखिए एंगल ऑफ रिपोज कैसे हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। आइए दोस्तों अब इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल जो अक्सर करके आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं फ्रिक्शन के, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि कह रहा है ब्लॉक ऑफ वेट 4000 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस whose friction coefficient is 2। mu s की वैल्यू आपको 2 दे दी है यहाँ पे, गिवन क्या क्या है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लगाने से पहले। तो वेट दे दिया है बॉडी का, W बराबर हमको दे रखा है 4000 न्यूटन और mu की वैल्यू दे दी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है 2 हमें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा दें इस बॉडी पे कि हमको ये बॉडी हमारी क्या है, ब्लॉक जो है मूव कर जाए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है ये अपोजिट होंगे दोनों, तो जो फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स होता है दोस्तों हमारा F इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे ना क्या इक्वेशन हमारी समेशन Fx इज इक्वल टू 0 करिए, वही सेम ये आ जाएगा से F इज इक्वल टू स्मॉल fs। स्मॉल fs की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता था हमारा, तो वहां से fs की वैल्यू क्या आती थी, mu s into n। f हमको निकालना है, mu हमको 2 दे दिया है और n हमारा कितना, जितना वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, तो ये आ जाएगा 4000। f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8000 न्यूटन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, ऐसे हमने कोर्स को रिजॉल्व करके इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वो कि हमारा बेस्ड है एंगल ऑफ रिपोज पे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था इंक्लाइन प्लेन पे वजह से। तो क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ 1000 न्यूटन वेट इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। इस बॉडी को एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया हुआ, देख सकते हैं आप इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पे है, इसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से कितना है 30 डिग्री है, और इसको खींचा जाता है एक फोर्स लगा के 600 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है खींचेंगे इसी डायरेक्शन में तो उसको उस डायरेक्शन में तो पुश हो जाएगा, तो पुल करेंगे तो इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स लगा के 600 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जाता है। इंक्लाइंड प्लेन इज 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, वेट दे ही दिया है 1000 न्यूटन। तो आइए दोस्तों वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, रिएक्शन ऊपर
कंपोनेंट कर लिए इसके, तो ये 100 cos 30 हो जाएगा हमारा, ये 100 sin 30 हो जाएगा। आइए लगाते हैं सेम अपना समेशन fx, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है हमने, अब उनको करते हैं बैलेंस। तो समेशन fx क्या क्या हो जाएगा, 1000 sin 30 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ये, प्लस 600 है ना, और माइनस fs इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। यहाँ से अगर हम fs कैलकुलेट करेंगे तो fs इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1000 sin 30 प्लस 600 आ जाएगा। अब fs इज इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, म्यू n होता है, जो कि हमने पढ़ रखा है, सिंस fs इज इक्वल टू म्यू n होता है। अब यहाँ पे हमें म्यू तो निकालना है, यहाँ पे हमें म्यू ही तो निकालना है, ये म्यू हमको फाइंड करना है। तो n हम कैसे फाइंड करेंगे, n हमारा किसके बराबर होता है, जो हमारा उसके अपोजिट वेट लग रहा होगा। तो r या n, सॉरी यहाँ पे r लिख दिया है, इसी को हम लोग n भी बोलते हैं, रिजल्टेंट को n भी। तो n किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों हमारा इक्वेशन से, अगर वर्टिकल फोर्सेस को हम देखेंगे तो n इज इक्वल टू 1000 cos 30 है, आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे दोस्तों इसको सॉल्व करके, तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाती है 866.02। ये दोस्तों हमारी n की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में fs इज इक्वल टू म्यू इनटू 866.02 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो sin 30 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 500 प्लस 600 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर म्यू निकालेंगे आप तो आ जाएगा 1100 अपॉन 866.02। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से हमारी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.27। यही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको बहुत ही इजीली वे में मैंने फ्रिक्शन को समझाया है दोस्तों, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस को इसके कर सकेंगे। आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखें। आपके एग्जाम्स की डेट अभी नहीं आई है दोस्तों, लेकिन हम कंटेंट इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम आने से पहले वेल प्रिपेयर हो सकें। हम और भी वीडियोस के साथ और भी सब्जेक्ट के साथ बहुत जल्द, मैकेनिक्स के बाद स्टील जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, आरसीसी हो गए, इनके साथ भी हम बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।